पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड, ये एक डेरिवेटिव है एसिटाइलाइड की। मॉलिक्यूल स्टेबल है लेकिन इसे बनाने के तरीके खतरनाक है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर ध्यान दे तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी करीब करीब 209 के आसपास है और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली 410 के अप्रॉक्स है, यानी कि काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो खुद में काफ़ी स्टेबल है मगर इसे बनाने के तरीके खतरनाक हो सकते हैं। कितने खतरनाक वो देखते हैं। तो अगर हमें इसे बनाना है तो हमने क्या करा, एसिटाइलाइड ली और एसिटाइलाइड की नाइट्रेशन कर दी। इसकी हमने नाइट्रेशन करी और नाइट्रेशन कैसे करा, वही पुराने हजारों साल पुराने टेक्निक। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 ली। NO2 पॉजिटिव जनरेट होती है जो एक्चुअल नाइट्रेटिंग एजेंट है। NO2 पॉजिटिव ने एक्चुअल नाइट्रेशन का काम करा। अब इसके दो डेरिवेटिव हो सकते हैं, एक ऑर्थो एंड सेकेंड इज द पैरा। ऑर्थो इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट एंड पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। Para is going to be the major product and this is going to be minor product, and answer is very simple. Answer is very simple because of the steric hindrance. Because of the steric hindrance, in shortcut we can write SH. Steric hindrance. Because of steric hindrance, para isomers are more stable और para isomer percentage are more. और ऑर्थो की जो फॉर्मेशन है वो कम है। एक पार्ट तो ये है, दूसरी पार्ट क्या है भाई। अब इनकी प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रोसीजर कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट के अंदर क्या करा, हर चीज 2 ml ली। 2 ml यहाँ पे एसिटल, ये 2 ग्राम ले रखा है, ये भी 2 ग्राम ले रखे और ये ले रखा है 4 ml। इन तीनों को जब तुमने मिक्स करा तो यहाँ पे एक क्लियर सॉल्यूशन जनरेट हो जाती है। तुमने इसे मिक्स ही करा क्योंकि हमें एक क्लियर सॉल्यूशन चाहिए और हमने इसे फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखा हुआ है। अभी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। डेंजरस तो तब है जब हमने इसकी नाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। अभी ये डेंजरस नहीं है, डेंजरस ये तब होना है जब इसकी नाइट्रेशन स्टार्ट होनी है। फिर भी हमने इसे काफ़ी लो टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करा। ये पहला पार्ट है। क्या करा, 2 ग्राम एसिटाइलाइड ली, 2 ग्राम ग्लेशियल एसिडिक एसिड मिक्स करी, उसके अंदर 4 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। अभी इसकी नाइट्रेशन स्टार्ट नहीं करी क्योंकि अब तक HNO3 पूरे सीन के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट स्टेज के अंदर यूज करा HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि ये ड्रॉप वाइज करनी चाहिए, ये यहां पे ड्रॉप वाइज करनी चाहिए और यहां पे हमने आइस डाल रखे। किसी भी कॉस्ट पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अपनी जानी चाहिए, 10 से 15 मान लो, इसके बीच होनी चाहिए। अगर हमने टी को इसके बियॉन्ड करा तो एक्सप्लोजन हो सकती है। तो जस्ट टू अवॉइड द एक्सप्लोजन द टी शुड बी चेक्ड, इट शुड बी एज लो एज 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस एक सेफ साइड है। उसके बाद करा तो एक्सप्लोजन हो सकती है। तो क्या करा, पहले उस वाली मिक्सचर को ली, उसके अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाली और इसके बाद एक बारी ये चीज़ें ऐड कर दी। ये भी ऐड करी करीब 1 ml + 1 ml, ऐसे 1 ml + 1 ml ऐड कर रही। ड्रॉप वाइज ऐड करो, एकदम से ड्रॉप नहीं करना, एकदम से ऐड नहीं करनी। 1 ml ऐड करा। थोड़े टाइम के बाद में सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक क्लियर सा सॉल्यूशन, दूसरा उसके ऊपर हल्के पीलेपन के साथ लिक्विड। ये जो पीलेपन के साथ लिक्विड है ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और जो तुम्हें क्लियर सा सॉल्यूशन दिख रहा या लाइट, बहुत ही लाइट पीला दिख रहा, वो है पैरा पार्ट। यहाँ पे पैरा पार्ट को फिल्टर करना आसान है, आसानी से तुम इसे फिल्टर कर सकते हो। और एक सवाल ये भी आता कि इसे आसानी से फिल्टर कैसे कर सकते हैं। आंसर है, जो ऑर्थो पार्ट है इट इज मोर सॉल्युबल इन द मदर लिक्विड, तो हमने क्या करा, सिर्फ पैरा आइसोमर्स को बाहर निकाले। एक वाइट या लाइट येलो सॉलिड है, तो ये बेसिकली वाइट या लाइट येलो सॉलिड है। अब ऐसी चीज है कि हमने मदर लिकर को क्या करा होगा, मदर लिकर को हमने क्रिस्टलाइज करी है। मदर लिकर को हमने क्रिस्टलाइज करा क्योंकि बिना क्रिस्टलाइजेशन की ये चीज़ें हो नहीं सकती। क्रिस्टलाइजेशन के लिए कई बार मिथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं, कई बार करते हैं। तो वहां पे हमने पहले क्रिस्टलाइज करा, क्रिस्टलाइज करने के बाद इसे फिल्टर आउट करी, ड्राई करा और ड्राई करके हमें व्हाइट या लाइट येलो, वेरी लाइट येलो सॉलिड जनरेट हो जाती है। अब इसके यूजेज क्या है, इसके यूजेज रह जाते कि एनर्जेटिक है,
इसके बाद क्या यूज है, ये पोल्ट्री मेडिसिन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए इसे कोरोजन इंडस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं, कोरोजन इनहिबिटर के लिए। गैसोलीन के अंदर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड के लिए यूज करते हैं, रबड़ केमिकल्स के अंदर भी यूज करते हैं, क्योंकि ये रबड़ की टेंडेंसी होती है वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अगर रबड़ एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो गई तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जानी है। तो हमें रबड़ के अंदर ऐसे केमिकल्स यूज करने होते हैं जो उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, और ये एक बढ़िया सा केमिकल है। इस वाली सवाल के ऊपर रह गए, और ये एक स्टार्ट में इस वाली सवाल को एड्रेस करा कि ऑर्थो पार्ट माइनर क्यों है और पैरा पार्ट मेजर क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पार्ट के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है। किसके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस है? नाइट्रो ग्रुप, जो इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप है और जो NHC जो वहाँ पे पहले से एनालाइड के साथ ग्रुप है, इन दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस है, इन दोनों के बीच रिपल्सन है, और इस रिपल्सन ने ऑर्थो प्रोडक्ट को माइनर और पैरा प्रोडक्ट को मेजर बनाया। एन फिनाइल एसिटामाइड या फिर एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड एक कॉमन नेम है, ये अपना कॉमन नेम है और वो IPSC नेम है, और ये IPSC नेम है। इसे बनाने के दो फेमस तरीके हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर सा तरीका है, ये थोड़ा कम पॉपुलर सा तरीका है। इस वाली केस के अंदर हमने एसिटिक एसिड ले रखी है और एसिटिक एनहाइड्रेट ले रखी है। लेकिन अगर आपके पास एसिडिक एसिड ना हो और यू आर लुकिंग बियॉन्ड ए पोलर मीडियम, यू वांट टू कंडक्ट द रिएक्शन इन द नॉन पोलर मीडियम, और आपने पायरिडीन सेलेक्ट करी है, उस वाली केस में एसिडिक एनहाइड्राइड एसिटाइल क्लोराइड आप यूज कर सकते हैं। इस वाली केस में रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपने क्या करा, इस वाली पार्ट को ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करी और ये हाइड्रोजन लेकर गायब हो गए। आपने क्या जनरेट कर ली, एसिटिक एसिड जनरेट कर ली, और जो बचा हुआ पार्ट है वो एन फिनाइल एसिटामाइड या एन फिनाइल एसिटामाइड ये पार्ट है। अब इस वाली केस में यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये Cl को आपने गायब कर दिया इस हाइड्रोजन के साथ, और जो चीज़ें बन गई उसने प्रोडक्ट को जनरेट करा। लेकिन इसे लैब में बनाते कैसे, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो प्रोसेस के डिटेल है उसका आइडिया लगना चाहिए, जो प्रोसेस के डिटेल्स है, कितने मिनट यूज करा। अब डिटेल्स में क्या लिख सकते हैं, टाइम कितना यूज करा, रिएजेंट कौन से थे, प्रिकॉशंस क्या ली, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, इन सारी बातों को देखना है, तभी ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। अदरवाइज जो कुछ भी बातें डिस्कस करी वो तो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रोसेस इसकी क्या है। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि एक राउंड बॉटल फ्लास्क ले रखी है और इसमें एनिलीन और एसिटिक एसिड और एनहाइड्राइड इनके सॉल्यूशन ले रखे हैं। ऑन एन एवरेज इनकी 1:2 की रेशियो है, यानी कि अगर तुमने 10 ml एनिलीन ले रखी है, ठीक है, अगर तुमने 10 ml एनिलीन ले रखी है, अगर तुमने 10 ml एनिलीन ले रखी है तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है 20 ml होनी चाहिए। तो इसे लिया, गर्म करा, ये काम करने से पहले इसे लिया, इन दोनों को मिक्स करा, थोड़ा गर्म करा, और गर्म करने के तुरंत बाद उसके अंदर जिंक ऐड कर दी, जो यहाँ पे मिसिंग है। जिंक ऐड करी। जिंक क्यों ऐड करते हैं, इसकी कहानी ये है कि ये एनिलीन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हैं। मगर एनिलीन ऑक्सीडाइज होना क्यों चाहता, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। एसिडिक मीडियम के अंदर उसके ऑक्सीडाइज होने के टेंडेंसी है, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जिंक ऐड करते हैं। ये पूरी प्रोसेस 15 से 20 मिनट की है। ये जो तुम सेटअप देख रहे हैं ये 15 से 20 मिनट की सेटअप है। कितना गर्म करते हैं इसे, गर्म कितना करते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब हीटिंग बियॉन्ड ए कंपाउंड, हीटिंग बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट। रिफ्लेक्स का मतलब है हीटिंग बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना गर्म करे, तो सवाल है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है। तो इस वाली केस के अंदर हमने किसकी देखनी है, एनिलीन की देखनी है या जो प्रोडक्ट है उसकी देखनी है। आंसर है कि हमने एनिलीन की देखनी है, जो रिएक्टेंट है उसकी देखनी है, प्रोडक्ट की नहीं देखनी। इस वाली केस में जो प्रोडक्ट है उसकी तो बॉइलिंग पॉइंट 310 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्म नहीं करते। अब एक बार जब ये सारी चीज़ें गर्म हो गई और हमें एक ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन दिख रहा है, और कलरलेस सॉल्यूशन भी दिख रहा, तब क्या करना है। अगर तुमने देखा कि ये सारी चीज़ें कलरलेस है, या तो ये कलरलेस है, इट शुड बी कलरलेस कंपाउंड। लेकिन अगर ये कलरलेस ना हो तो इसके अंदर इफ नॉट ऐड द एक्टिवेटेड चारकोल।
लेकिन कब रिएक्शन के स्टार्ट में? आंसर है नहीं। इसे रिएक्शन के स्टार्ट में नहीं करना, ये करना है आफ्टर 20 मिनट। जो 20 मिनट का टाइम पास हो गया उसके बाद आफ्टर 20 मिनट, ये आफ्टर 20 मिनट करना है, पहले नहीं करना। तो क्या करते हैं, इस वाली पार्ट को जब हमने गर्म करा, कलरलेस है तो ठीक है, अगर कलरलेस नहीं है तो इसे निकाला, इस पूरे पार्ट को एक बीकर में डालते हैं, एक बीकर में डाल दी, इन पूरे पार्ट्स को एक बीकर के अंदर डाल दी, और यहाँ पे क्या करते, चारकोल ऐड कर देते। कब चारकोल ऐड कब करते हैं? जब हमें मालूम हो कि इसके अंदर कोई किसी तरीके की इम्प्योरिटी दिख रही, कलर ऐसा दिख रहा। फिर क्या करा, अब हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ तक हमने लिक्विड बना ली, ये पार्ट हमने लिक्विड प्रोडक्ट बना ली, अब हम उसे फिल्टर कर रहे हैं। तो लिक्विड में तो फिल्टर नहीं कर सकते ना, अगर हमें इसे फिल्टर करना है तो लिक्विड के अंदर तो कर नहीं सकते। तो हमेशा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस या तो प्रेसिपिटेट बना के या फिर क्रिस्टल बना के। तो इस वाली केस में हम क्रिस्टलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करिए, इस वाली पार्ट को लिया, इसमें थोड़ा पानी मिक्स करा, इस पार्ट को लिया और इसे थोड़ी देर गर्म कराओ। गर्म करने के बाद इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे इसके क्रिस्टल्स जनरेट हो जाने हैं, इसके वाइट क्रिस्टल्स जनरेट हो जाने हैं, इसके वाइट क्रिस्टल्स जनरेट हो जाने हैं। चीजें खत्म हो गई? आंसर है ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा प्योरीफाइड चीजें चाहिए, आप इसे वापस रिक्रिस्टलाइज करते हैं। और रिक्रिस्टलाइज कैसे करते हैं? आप रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। यहां भी चाहे तो इथाइल अल्कोहल डाल सकते हैं, जब इस वाली बीकर के अंदर डाला था। लेकिन अगर आपने रिक्रिस्टलाइजेशन करना है तो इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस थी। करीब कितने मिनट का टाइम है? 1 घंटे का टाइम लेकर चलो कि 1 घंटे की टाइम लगती है इसे प्रिपेयर करने में लैब कंडीशंस के अंदर में। अब ये सारी चीजें हो गई, हमने रिस्क क्या इन्वॉल्व करा और चीजें क्या करी। तो जिंक क्यों यूज करा, पहले डिस्कस करा कि जिंक इसलिए यूज करा ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। यहाँ पे 2 बातें। पहली बात देखोगे तो लिखा होता है सैंड बाथ के ऊपर इसे गर्म करना है, कई जगहों पे लिखा होगा ऑयल बाथ के ऊपर। दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन है कि हम उसे यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। सैंड के साथ क्या है, इसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, नॉन कंबसिबल है और यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म हीटिंग जिसे कह सकते हैं इवन एंड स्टेडी सोर्स ऑफ हीट, यूनिफॉर्म हीटिंग। तो ये दोनों ही यूनिफॉर्म हीटिंग के एक सोर्स है। लेकिन जो ऑयल बात है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इस वाली केस के अंदर ऑयल और एयर की मिक्सचर ये कई बार एक्सप्लोसिव हो जाती तो इसलिए ये एक सेफ ऑप्शन है। तो अगर तुमने कभी लैब में काम करा हो तो सैंड एक बहुत ही कॉमन सी कंपाउंड है और सैंड हीटिंग या सैंड बाथ हीटिंग एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसीजर है। लेकिन तुमने लैब में काम नहीं करा ना, प्रॉब्लम तो यही है। इसके यूजेस क्या है? बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ यूजेज है, जहां पे ये फीवर मेडिसिन से लेकर सल्फा मेडिसिन तक, यहाँ पे ये सल्फा मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। H2O2 को जहां इसे ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, सेल्यूलोज को इसे स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए। जहां पे ये रबड़ एक्सेलरेटर्स के फॉर्म में यूज होता है, वहीं पे हम इसे डाई के अंदर भी यूज करते हैं, फोटोग्राफी के अंदर इसे यूज करते हैं। और ये यूज होते हैं घर के अंदर जो प्लेट्स होते हैं, घर के अंदर जो खाने के प्लेट्स होते हैं, कई बार उससे के अंदर भी इसे यूज करते हैं। ये इसके इतने सारे वाइड एप्लीकेशंस हैं। लेकिन यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो एनिलिन है वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग रिएजेंट्स है। और हमें जो वेपर्स निकलते किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के, उसे इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड के वेपर्स के अंदर एसिटिक एसिड हो सकते हैं। और अगर एसिटिक एसिड है तो उसने क्या करा, तुम्हारी आंखों को, नोज को, थ्रोट को, चेस्ट को, इन सब के अंदर उसने बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर दी, इरिटेशन क्रिएट कर दी, हाई फीवर काउज कर सकते हैं, हेडेक काउज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन काउज कर सकते हैं। और फिर वही सारी बातें कि अगर ज़्यादा इनहेल कर ली तो बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकती है। इतनी सारी बातें।